ओके आज हम डिस्कशन करेंगे मई जून 2016 वेरिएंस 11. Use of the data booklet may be appropriate for some questions. Which equation shows the reaction that occurs during the standard enthalpy change of atomization of bromine? So atomization is always and only applicable for 1 mole of gaseous atom, which is formed through 1 mole of its constituent molecules under standard condition. तो आप जानते हैं कि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, राइट? तो या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा. ऑप्शन ए रॉन्ग है बिकॉज यहाँ 2 मोल है, विच इज नॉट पॉसिबल. तो राइट आंसर इज बेसिकली सी, बिकॉज यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम फॉर्म कर रहा है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, एंड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज लिक्विड स्टेट. ठीक है, और बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ भी लगा दिया, राइट? And it is a very simple question, by the way. What is the correct number of bonds of each type in Al2Cl6 molecule? Al2Cl6 का स्ट्रक्चर आपके जहन में होना चाहिए. मैं आपको बना के दिखा देता हूँ जो मैंने आपको बनाया के दिया है. ये डेटिव बॉन्ड होगा, ये भी डेटिव बॉन्ड होगा, ये एल्यूमिनियम है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन. अच्छा जी, कोवलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 हैं और डेटिव बॉन्ड 2 है. तो डेटिव बॉन्ड 2 कहां पर आ रहे हैं? बी में आ रहे हैं, which is why B is the right answer. फिर वो कह रहे हैं tetraethyl lead has been used as petrol additive. What is the percentage by mass of carbon in tetraethyl lead? Guys, first of all, take out the MR of tetraethyl lead. और टेट्राइथाइल लेड का मास है 323, राइट? ये हम पीरियोडिक टेबल से डिटरमिन कर रहे हैं. ओके, और यहाँ से हमने मास ऑफ कार्बन डिटरमिन करना है टेट्राइथाइल लेड में. तो कार्बन का मास होता है 12 और यहाँ टेट्राइथाइल लेड में टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 8. सो मैं इंटू 8 कर दूंगा. सो बेटा अगर मुझे परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करना हो कार्बन का, तो ये हो जाएगा AR of carbon into atoms of carbon divided by MR of compound into 100. तो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपके पास 29.7%. So right answer is C. Question number 4. When nuclear reaction takes place, elements produced are different from the elements that reacted. Nuclear equations such as one of the below are used to represent the changes that occurs. ठीक है, okay. The nucleon number total is constant at 236 and its proton number total is constant at 29. Okay, is 92. ठीक है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि मास nucleon number and proton number is always constant in a nuclear reaction, यानी कंजर्व हो जाता है मास. ठीक है, वो कह रहे हैं in another nuclear reaction uranium 238 is reacted with deuterium atoms. An isotope of new element J is formed as well as 2 neutrons. ठीक है, what is isotope J? तो सबसे पहला काम, रिएक्टेंट साइड पे न्यूक्लियन नंबर आपके पास कितना है टोटल? ये हो जाएगा आपके पास 238 प्लस 2 जो है वो ड्यूटेरियम का है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 240. और आपके पास प्रोटॉन नंबर कितना है रिएक्टेंट साइड पे? तो ये हो जाएगा 92 प्लस 1 जो है वो हाइड्रोजन का प्रोटॉन है, तो ये हो जाएगा 93. तो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है न्यूक्लियन नंबर और प्रोटॉन नंबर कंजर्व हो जाते हैं. ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया. प्रोटॉन नंबर and neutron number is conserved during a reaction. ठीक है, during nuclear reaction. अब प्रॉब्लम ये है कि 2 न्यूट्रॉन्स निकल गए, यानी 2 मास चला गया. तो 240 में से
2 न्यूट्रॉन्स चले जाएंगे तो मास कितना आ जाएगा, जे का मास कितना हो जाएगा बेटा, 240 माइनस 2, ये जो 2 है ये न्यूट्रॉन्स के हैं, ठीक है। तो यहाँ से जे का न्यूक्लियॉन नंबर कितना हो जाएगा, 238, राइट। और जाहिर सी बात है प्रोटॉन नंबर विल रिमेन सेम विच इज 93, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 93 प्रोटॉन्स है तो यहाँ पर भी कितने होंगे प्रोटॉन, 93। यहाँ अगर 240 है तो यहाँ पर भी टोटल कितना है न्यूक्लियॉन नंबर, 240। लेकिन इस जे का न्यूक्लियॉन नंबर 2 न्यूट्रॉन्स की जाने की वजह से कितना हो जाएगा, 238। तो मैं पीरियोडिक टेबल में जाऊंगा, लेट्स गो टू द पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में जाके चेक करते हैं कि हमारे पास 93 एटॉमिक नंबर किसका आ रहा है। 93 एटॉमिक नंबर मेरे पास एक्चुअली एनपी का आ रहा है, नेप्टूनियम का आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, क्योंकि 238 मास एनपी का आ रहा है और 238 जे का भी है, और 93 इज द प्रोटॉन नंबर, तो ऑब्वियसली ए वुड बी द राइट आंसर। Question number 5. Dicarbon monoxide is found in dust cloud in space. The structure of this molecule is this. The molecule contains no unpaired electrons. How many lone pairs of electrons are present in the molecule of C2O? तो C2O का स्ट्रक्चर एग्जामिनर ने खुद दिया है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। तो आपके पास टोटल लोन पेयर्स कितने हो गए, 1 2 3। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। ठीक है जनाब। उसके बाद है a white powder is known to be mixture of magnesium oxide and aluminum oxide. 100 cm cube of 2 mole per dm cube NaOH is sufficient to cause the aluminum oxide in x grams of the mixture to dissolve. ठीक है। The reaction occurring is this. तो guys मैं यहां से सबसे पहले moles of NaOH निकाल लेता हूं। तो 100 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से और डिवाइड कर देता हूँ 1000 से, तो मेरे पास मोल्स ऑफ NaOH आ जाते हैं 0.2। अच्छा, मसला ये है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और NaOH के दरमियान रिएक्शन 1:2 का है। तो अगर ये 0.2 है तो बताइए ये कितना हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास होने के लिए आ गया है मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ से कितना आ गया 0.1, ठीक है। अब 0.1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस ऑप्शन के अंदर है, सी में या डी में। तो इसका मतलब या तो आंसर सी है या आंसर डी है, एंड फॉर दैट वी नीड टू वर्क आउट फॉर द मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन अगेन। 800 cm cube of 2 mole per dm cube HCl is sufficient to cause all of the oxide in x gram of the mixture to dissolve. यानी मिक्सचर को डिसॉल्व करने के लिए इतना HCl यूज हो रहा है, और उस मिक्सचर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है। तो मैं यहां से सबसे पहले मोल्स ऑफ HCl निकाल लेता हूं। तो ये हो जाएगा 800 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1000। सो बेटा यहां से मोल्स आपके पास कितने आ जाएंगे, 1.6, ठीक है। उस मिक्सचर में इक्वेशन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एसिड की ये है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एसिड की ये है। आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो पहले मिक्सचर में से मैं क्या करता हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और HCl को रिलेट कर लेता हूं। ये 1 मोल है, ये 6 मोल है। अगर आपने ये 1.6 कैलकुलेट किया तो मोल्स ऑफ Al2O3 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास से, यहाँ ये हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 6, 1.6 divided by 6, it's going to be 0.26. नहीं, एक मिनट। आपने यहाँ पर मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितने लिए थे, 0.1। तो अगर मैं इसको रिलेट कर दूं 0.1 से, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ H प्लस आइन 0.6 मोल्स हो जाएंगे। यानी ये वो मोल्स ऑफ एसिड हैं जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है।
तो मैं यहां से मोल्स MgO रिएक्ट विद HCl डिटरमिन करूंगा। आपने कितने कैलकुलेट किए थे? 1.6 मोल्स ऑफ HCl। देखो ना, ये 1.6 मोल्स ऑफ HCl मिक्सचर के थे जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड से कर रहे थे। उसमें से आपके पास कितने रिएक्ट हो गए? 0.6। तो बच कितने जाएंगे? 1.0 मोल्स। ये वो मोल्स हैं HCl के जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड और HCl के दरमियान रेशियो कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 1:2 का। तो अगर आपने 1.0 डिटरमिन किए हैं तो बताइए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 0.5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। एक मोल्स ऑफ HCl, sorry, react with MgO। ठीक है जनाब। इसके बाद बेटा हमारे पास है क्वेश्चन, at room temperature and pressure H2O is a liquid and H2S is a gas. What is the reason for this difference? Oxygen has higher first and second ionization energy. State का ionization energy की वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं होता, which is why A option is wrong. The covalent bond between O and H is stronger than the covalent bond. Again, states का covalent bonding से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो B भी wrong. There is a sufficient hydrogen bonding between H2O molecule but not between H2S molecule. That's right, because hydrogen bonding की वजह से H2O लिक्विड और H2S गैस के अंदर होता है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है। Gaseous phosphorus pentachloride can be decomposed into gaseous phosphorus trichloride and chlorine by heating. The table gives the bond energy. तो bond energy का डेटा गिवन है और वो कह रहे हैं हमसे कि PCl5 जो है it is converting into PCl3 plus Cl2। अच्छा, डेल्टा H कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं वो, और हमने फॉर्मूला दिया है बॉन्ड एनर्जी के लिए, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपके पास PCl5 है। PCl5 में मैं 330 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, क्योंकि 5 कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। रिएक्टेंट्स में PCl3 है तो 330 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, प्लस Cl2 जो है वो क्लोरीन है, विच इज 242। तो यहां से डेल्टा H आपके पास आ जाएगा, और डेल्टा H की वैल्यू बेटा आपके पास आ रही है 330 into 5 minus 330 into 3 plus 242। 330 into 5 ये हो जाएगा बेटा 1650 माइनस 330 into 3 plus 242 ये हो जाएगा 1232। तो 1650 माइनस आंसर 418, तो ये हो जाएगा प्लस 418 किलो जूल्स पर मोल। तो राइट आंसर बेटा आ जाएगा आपके पास डी। फिर वो कह रहे हैं आपसे an aqueous solution was prepared containing a mixture of 1 mole of silver nitrate and 1 mole of FeSO4 in 1 dm cube of water. When equilibrium was established, there was 0.44 moles of silver ion in the mixture. What is the numerical value of the Kc? तो मुझे इक्वेशन दोबारा से लेनी पड़ेगी, दोबारा से लिखनी है मुझे ये इक्वेशन, ताकि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। ये सिल्वर आइंस हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं Fe2 प्लस आइंस में। ये सिल्वर सॉलिड है, क्योंकि सिल्वर सॉलिड फॉर्म में, इसलिए उसको हम यूज नहीं करेंगे। इनिशियली मेरे पास सिल्वर आइंस के 1 मोल हैं, क्योंकि जो सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स होंगे वही सिल्वर आइंस के होंगे। सिमिलरली जो FeSO4 के मोल्स हैं वही Fe प्लस आइंस के भी होंगे, तो ये भी 1, ये 0, ये 0। एट इक्विलिब्रियम 0.44 मोल्स ऑफ सिल्वर आइंस हैं,
तो जाहिर सी बात है ये भी 0.44 मोल्स होगा, क्योंकि इन दोनों का इनिशियल अमाउंट भी सेम है और रेशो भी 1:1 का है। अब यहां से मैं रिएक्टेड अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 1 minus 0.44 becomes 1 minus 0.44 becomes 0.56। सही है जी। तो मेरे पास 0.56 मोल्स रिएक्ट हुए, जितने मोल्स रिएक्ट होते हैं उतने मोल्स फॉर्म भी होंगे, तो ये 0.56 बनेगा। ऑब्वियसली सिल्वर मेटल भी 0.56 बनेगा, लेकिन मैं उसको यूज नहीं करूंगा। याद रखिएगा कि मैं इसको यूज नहीं करूंगा। केसी के एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? 0.56 डिवाइडेड बाय 0.44 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि वैल्यू सेम है। तो 0.56 डिवाइडेड बाय 0.44 इंटू 0.44, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। ये हो जाएगा 0.44 इंटू 0.44, 0.56 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये हो जाएगा आपके पास 2.89। तो केसी की वैल्यू है 2.89। इसका मतलब डी वुड बी द राइट आंसर। फिर वो कह रहे हैं द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज शोन, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ केपी फॉर दिस रिएक्शन। केपी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, partial pressure of methane into partial pressure of steam over partial pressure of carbon monoxide into partial pressure of hydrogen। सही है। अब जाहिर सी बात है किलो पैस्कल है, तो ये यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास? किलो पैस्कल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि बेटा इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा किलो पैस्कल 4। तो जब यूनिट कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1 किलो पैस्कल स्क्वायर, और जब फाइनल यूनिट लिखोगे तो किलो पैस्कल इनवर्स 2 आ जाएगा, तो डी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। By the way, this question is not the part of the course. Enzymes are not in the course anymore. In 2020 syllabus, 2022. So हम इसको skip कर देते हैं बेटा। ठीक है। Question number 12. Why is the ionic radius of a chloride ion larger than the ionic radius of sodium ion? तो n आयन का रेडियस ज्यादा होता है, कैट आयन का रेडियस छोटा होता है, ये बात हमने आपको सिखाई है। ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहे हैं अ क्लोराइड आयन हैज वन मोर ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल इन एज द सोडियम आयन। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, ये आपके पास है सोडियम आयन, इसमें फर्स्ट शेल होगा और इसमें सेकंड शेल होगा, और ये है आपके पास क्लोराइड आयन, इसमें फर्स्ट शेल होगा, सेकंड शेल होगा और थर्ड शेल भी होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ शेल्स कम है, व्हिच इज व्हाई ए वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, जब नंबर ऑफ शेल ज्यादा रेडियस ज्यादा। उसके बाद वो कह रहे हैं एलिमेंट डी एंड ई आर बोथ इन पीरियड 3। ये इंपॉर्टेंट बात है कि डी और ई जो है वो पीरियड 3 के एलिमेंट है। फिर वो कह रहे हैं एलिमेंट डी हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इन पीरियड 3। ठीक है, तो अब आपके जहन में ना वो याद होना चाहिए एटॉमिक रेडियस का स्केच। ये था ना, ये एटॉमिक नंबर 11 है और ये एटॉमिक नंबर 17 है, तो रेडियस ये था आपका, अगर आपको याद हो। सही है, आगे चलते हैं। There are only two elements in period 3 which have a lower melting points than element E. Element D and E react together to form compound L, which compound could be L. Okay, and that's another very important statement कि भाई ये जो आपके पास only two elements in period 3 which have a lower melting point than element E. चलें, अब हम melting point का भी sketch करके दिखा देते हैं आपको, हमने ये आपको पढ़ाया हुआ है, कोशिश करते हैं कि इसको छोटा सा कर दें आपके लिए। ये एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, अगर आपको याद हो 15, 16, 17, ये था स्केच मेल्टिंग पॉइंट का, अगर आपको याद हो। फिर ये सिलिकॉन का सबसे ज्यादा था, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर,
और फिर क्लोरीन। सही है। तो अगर आपको याद हो, ये P4 था आपके पास, ये S8 था आपके पास, ये Cl2 था आपके पास। तो वो कह रहे हैं दो only two elements in the period 3 which have a lower melting point than element E। तो एलिमेंट E जो है वो आपके पास दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया है। ठीक है, तो फास्फोरस का भी कम है और क्लोरीन का भी कम है, राइट। सो जहन में रखिएगा ये बात कि फास्फोरस का भी कम है और क्लोरीन का भी कम है। फिर वो कह रहे हैं एलिमेंट डी एंड ई रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एल। एलिमेंट डी एंड ई रिएक्ट विथ, तो आई बिलीव ये बिलोंग करता है क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन का रेडियस सबसे छोटा है। और ये होगा फास्फोरस। तो मेरे ख्याल से फास्फोरस और क्लोरीन दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाएंगे, विच इज व्हाई डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप यू यू इट मेक सेंस टू यू। अगर स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस एलिमेंट डी का है और एलिमेंट ई का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डी से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो फास्फोरस होगा। ठीक है, X and Y are both group 2 metals. X and Y are both form hydroxides compounds is more soluble in water than this। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। X जो है वो ज्यादा soluble है बनिस्बत Y के। ठीक है, if a piece of metal Y is put into a cold water a very slow reaction occurs। आपको पता है ये मैग्नीशियम होता है, कोल्ड वाटर का मैग्नीशियम के साथ स्लो रिएक्शन होता है। ठीक है, only a few very few small hydrogen bubbles of gas can be seen। ये भी लिखवाया हुआ मैंने नोट्स में आपको। what could be the identities of X and Y। अब अगर X जो है वो मोर सॉल्युबल है तो इसका मतलब X जो है वो बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा, बिकॉज डाउन द ग्रुप दो बातें याद हैं, डाउन द ग्रुप ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स solubility increases। ठीक है जी, ये बात जहन में रखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, क्योंकि ये मोर सॉल्युबल है। ऑब्वियसली ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, और उसकी रीजन ये है कि मैग्नीशियम मेटल को जब हम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करवाते हैं स्लो रिएक्शन होता है, फ्यूअर बबल्स ऑफ गैस इज गिवन ऑफ। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी X is barium, Y is magnesium, A। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट ये याद रखने का है कि मैग्नीशियम reacts with cold water slowly। Thus magnesium hydroxide is partially soluble। In some books it is insoluble। ठीक है ना। Question number 15, the solid sodium chloride and sodium iodide both react with concentrated sulfuric acid at room temperature। सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl बन रहा है। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो सॉल्ट बन रहा है, HI बन रहा है, आयोडीन बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर एंड H2S। What is the best explanation for the difference in product? Chloride ions will displace iodide from its solution। Obviously incorrect, because chloride आयोडीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, क्लोराइड आयन कैन नॉट डिस्प्लेस आयोडीन बिकॉज स्टेटमेंट रिवर्स लिखा हुआ है ये। ठीक है, इट शुड बी लाइक क्लोरीन will displace iodide। Hydrogen chloride is more volatile than hydrogen iodide। It is also, it has nothing to do with these two reactions। ठीक है, iodide ions are better reducing agent than chloride ions। Exactly, मैंने आपको ये बात लिखवाई है कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, एसिटाइड है, तो रिड्यूसिंग पावर जो है वो इंक्रीज होती है इनकी। तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड्स इंक्रीजेस। इसका मतलब आयोडाइड इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन
क्लोराइड, विच इज वाई आयोडाइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस करके सल्फर और H2S और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन में। तो राइट आंसर इज सी। ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इस केस में डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, वाटर रिमूव नहीं कर रहा वो। ठीक है। In some areas, lime is added to soil to improve crop growth, which statement correctly describe a reason why lime improve crop growth. Lime acts as a catalyst. Incorrect. Lime जो होता है वो soil की acidity को neutralize करने के लिए use किया जाता है. Lime is an effective pesticide. Incorrect. Lime is used to reduce the acidity of the soil. That's right. C is the right answer. इसके बाद वो कह रहे हैं आपसे a piece of rock has a mass of 2 gram. It contains calcium carbonate but no other basic substances. It neutralizes exactly 36 cm cube of 0.5 mole per dm cube HCl. What is the percentage of calcium carbonate in 2 gram of piece of rock? तो बेटा मैं सबसे पहला काम क्या करता हूं, मैं सबसे पहला काम कर लेता हूं कि मैं यहां से मोल्स ऑफ HCl डिटरमाइन कर लेता हूं। अच्छा, मोल्स ऑफ HCl के लिए ये हो जाएगा 36 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 1000। सो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 36, तो ये हो जाएगा 0.018 मोल्स। ठीक है, ये मोल्स ऑफ HCl आ गए। आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और HCl में 1:2 का रेशियो होता है, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर निकाल लें तो 0.018 को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। ठीक है, सॉरी मैं बता देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, ये देखो ये बनेगी ना इक्वेशन, तो बेसिकली मैं 2 से डिवाइड कर दूं इसको, तो ये हो जाएगा 0.018 डिवाइडेड बाय 2, इट्स गोइंग टू बी 9 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। मुझे यहां से मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। ठीक है जी, तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालने के लिए मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा MR ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से, विच इज 100। जो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 0.9 ग्राम। सही है, आई बिलीव यही होना चाहिए। 9 एक्सपोनेंट -3 इंटू 100, 0.9 ग्राम। सही है, और मुझे परसेंटेज निकालनी है कैल्शियम कार्बोनेट की, तो ये हो जाएगा परसेंटेज इक्वल्स टू 0.9 डिवाइडेड बाय 2.0 इंटू 100। तो मेरे पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 0.9 डिवाइडेड बाय 2, 45% आ जाएगी। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, बी। उसके बाद है आपके पास विच स्टेटमेंट अबाउट अमोनिया मॉलिक्यूल और अमोनियम आयन इज करेक्ट। अमोनिया मॉलिक्यूल आर बेसिक because they can donate hydrogen ion. No, it has a lone pair, it accepts proton. ये गलत हो जाएगा। ammonium ions are basic. Wrong. ammonium ion is a conjugate acid. If ammonium ions are heated with NaOH, ammonium molecule is formed. That's right. That is the right answer. ठीक है, next, which reaction does not contribute to the problem of acid rain? Combustion of fossil fuel. नहीं जी, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है which causes acid rain. Oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide causes acid rain also. The reaction between nitrogen monoxide and carbon monoxide in a catalytic converter. Yes, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम ऑफ एसिड रेन। The right answer is C, I believe. Question 20. The diagram shows 2 different compounds. ठीक है, the total number of structural isomers including compound 2 that could be formed by adding a second methyl group to the ring of compound 1
द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ईच कंपाउंड। अच्छा देखें, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी एक और पाई इलेक्ट्रॉन है, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर कितने हो जाएंगे? 4। तो या तो आंसर बी है या फिर आंसर डी है, बट नंबर ऑफ आइसोमर्स डिटरमिन करना चाहते हैं हम। तो हम क्या करेंगे? देखिए, हम इसको कार्बन एटम को नंबर असाइन कर देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सही है। तो देखें, एक अल्काइल ब्रांच, ये वाली अल्काइल ब्रांच यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है। तो 5 आइसोमर्स बन सकते हैं। क्यों? अल्काइल ब्रांच यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, तो नाम डिफरेंट हो जाएगा सबका। तो 5 नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे, 4 आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो आई थिंक आंसर इज गोइंग टू बी डी। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक्स इज शोन। ये आपका एस्टर है गाइस, याद रखना है। OCOH लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो ये आपका एस्टर है। वो कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड एक्स एंड हाउ डज इट बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर विद दैट ऑफ ब्यूटानोइक एसिड। अच्छा, पहली तो बात ये कि इस कंपाउंड के अंदर दो तरह की फोर्सेस हैं। इंड्यूस्ड, इसमें इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं, और दूसरी चीज है इसके अंदर परमानेंट डायपोल फोर्सेस। ठीक है, इसमें दो तरह की फोर्सेस हैं। Whereas butanoic acid has hydrogen bonding, और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग is stronger than permanent dipole forces as well as induced dipole forces, which means butanoic acid का जो boiling point है वो as compared to X obviously ज्यादा होगा। तो boiling point of X should be higher than boiling point of X should be lower than butanoic acid। तो लोअर देन बी में है, लोअर देन आपके पास डी में है। तो या तो बी आंसर है या फिर डी आंसर है, राइट। फर्दर चेक करते हैं। नाम, नाम देने के लिए हम क्या करेंगे? नाम हम करेंगे इसका ये मिथाइल है और ये प्रोपेनोइट है। सही है। देखो, ये है आपके पास प्रोपाइल, और ये आपके पास क्या हो गया? मिथानोइट। तो प्रोपाइल मिथानोइट, इस पूरे को क्या देंगे हम? प्रोपाइल, और इसको क्या बोलेंगे हम? मिथानोइट। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल मिथानोइट, and therefore उसका boiling point lower than butanoic acid होगा, which is why D is the right answer. Next is 22. Which pair of reagents will take part in a redox reaction? And obviously A is the right answer, क्योंकि ये आपके पास रिएक्शन होगा नहीं, इसलिए क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज होता है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड यूज नहीं होता। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है बिकॉज कीटोन में रिएक्शन हो रहा है। ये एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो ये एस्टर की हाइड्रोलिसिस गलत, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन गलत, ये होता नहीं है, गलत। तो राइट आंसर इज ए, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, व्हिच इज व्हाई इट अंडरगोस रीडॉक्स रिएक्शन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ब्रोमीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जनाब। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं द फर्स्ट प्रोपेगेशन स्टेप इन द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इज शोन। ठीक है, how many different first propagation steps are possible in a reaction between pentane and chlorine? So we have done this concept in organic chemistry. You can check your notes. ठीक है, you can check your notes बेटा। मेरे पास पेंटेन है, पेंटेन का फॉर्मूला ये होता है CH3 CH2 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 CH3। अब इसमें से देखें हम रेडिकल्स कितने निकाल सकते हैं? CH3 CH2 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 CH3। तो एक प्रोपाइल रेडिकल ये आ गया मेरे पास। दूसरा प्रोपाइल रेडिकल ये हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH रेडिकल CH3।
ठीक है। और थर्ड प्रोपाइल रेडिकल मेरे पास क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH radical CH2 CH3. So these are the 5 possibilities of pentane radical जो कि क्लोरीन से रिएक्शन करके इस तरह का रिएक्शन कर लेगा। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है। तो प्रोपेगेशन में ये भी इन्वॉल्व हो सकता है, प्रोपेगेशन इससे भी हो सकता है, प्रोपेगेशन इसके थ्रू भी हो सकता है। फिर वो कह रहे हैं अल्कोहल वाई गिव्स प्रोडक्ट जी आफ्टर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अल्कोहल वाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करके प्रोडक्ट जी दे रहे हैं। जी गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट, इसका मतलब एल्डिहाइड होगा, एंड 2 फॉर DNPH, तो कंफर्म हो गया। तो आप जानते हैं कि अगर मैं बी को ऑक्सीडाइज करूंगा इट विल टर्न टू कीटोन, जब ये कीटोन बनाएगा तो टॉलरेंस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आई थिंक राइट आंसर इज ए। ठीक है, मुझे ए लग रहा है, इसलिए ब्यूटेन 1 ओल इज एन प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड। ठीक है, ये नहीं देगा, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन, इसलिए ये गलत हो गया। ब्यूटेन 2,3 डायोल, तो ब्यूटेन 2,3 डायोल, ये जो सी है आपका, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन, तो इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और डी जो है वो भी आपका क्या होगा, गलत। क्यों? क्योंकि ब्यूटेन है ना, 1 2 3 4, 2 ओल कह रहा है तो इसका मतलब OH लगाऊंगा सेकंड कार्बन पे, 2 मिथाइल कह रहा है इसका मतलब सेकंड कार्बन पे CH3, ये टर्शियरी अल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, अ स्टूडेंट प्रिपेयर पेंटेन 1 बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 iodopentane. She gently warms the reaction mixture for 20 minutes. When the student uses 1 chloropentane to prepare the same alcohol, she has to change the condition of the reaction. ठीक है, what change in conditions should she use and what is the correct reason for it? आप जानते हैं कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कार्बन आयोडीन बॉन्ड। ठीक है, जिसकी वजह से उसको ब्रेक करने के लिए वी नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हिच इज व्हाई रिएक्शन टेक्स प्लेस हीट अंडर रिफ्लक्स कंडीशन, एंड देयरफॉर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने बता दी है, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ रख सकते हैं कि CCl बॉन्ड is stronger than Ci. To break CCl bond require more energy hence reaction takes place heat under reflux condition. (26) Malic acid is found in apples. Which reagent will react with all 3 OH groups present in malic acid? बेटा ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स दोनों से कौन रिएक्शन करेगा? सोडियम, क्योंकि सोडियम अल्कोहल से भी रिएक्शन करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी रिएक्शन करते हैं। फिर वो कह रहे हैं साइक्लिक एस्टर्स आर आल्सो नोन एज लैक्टोन्स. डेल्टा लैक्टोन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलिएस्टर. फ्रॉम विच कंपाउंड कुड डेल्टा लैक्टोन मेड बाय अ सिंगल रिएक्शन? यार मैंने आपको समझाया था कि जब भी एस्टर लिंकेज होगा उसका जो कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसको ब्रेक करो,
ठीक है, फिर मैंने आपसे ये कहा था कि CO विल गेट OH ऑफ वाटर, ये कॉन्सेप्ट लिखवाया हुआ भी है आपको। ठीक है, और फिर आप लिखें ऑक्सीजन विल गेट हाइड्रोजन ऑफ वाटर। सो अगर मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये CH2 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 हो जाएगा, फिर ये CO है और इसने OH ले लिया, यानी ये आपस में रिएक्शन करके ये बना रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जनाब बी के अंदर, तो बी इज द राइट आंसर। ये देखें, ये लिखा हुआ है CH2OH, ये आ गया CH2H, फिर CH2 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 और फिर ये लिखा हुआ है COOH, ये आ गया COOH। Which reagent cannot be used to distinguish between ethanol and propanol? ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो जाहिर सी बात है हम एल्कलाइन एक्वासाइडीन यूज नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि इसमें भी CH3CO ग्रुप अवेलेबल है, हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, और इसमें भी CH3CO ग्रुप अवेलेबल है, हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। दोनों में सेम टेस्ट होगा, which is why you cannot distinguish which is ethanol and which is propanol। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अवेलेबल, यहाँ भी लिख देते हैं अवेलेबल। बोथ द कंपाउंड्स exhibits same group। फिर वो कह रहे हैं द एस्टर was hydrolyzed under acidic condition, what are the organic products of this reaction? बेटा ये आपका एसिड का पोर्शन है, तो 4 कार्बन एटम का एसिड इज ब्यूटेनिक एसिड। सो ब्यूटेनिक एसिड ए में है या बी में है, तो आंसर या तो ए होगा या बी होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये आपके पास है 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1, तो राइट आंसर आई बिलीव इज ए। देखिएगा ये एसिड का पार्ट है, तो एसिड इज बेसिकली ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, that's a very straightforward information। now the information next is कि ये अल्कोहल का पार्ट है, तो अगर ये अल्कोहल का पार्ट है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ CH, ये CH3 आ गया, एक CH3 इसके साथ ये आ गया, फिर इसके साथ है CH2 और फिर ये OH, तो ये क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट कार्बन के साथ अल्कोहल है, ये 2, ये 3, 1 2 3, तो सेकंड कार्बन एटम के ऊपर क्या है आपके पास? मिथाइल ब्रांच, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 के नाम बनेगा इसका, which is why A is the right answer। Geraniol ethanoate is present in ginger and cocoa and is used in shampoos and soaps as a perfume। It reacts with an excess of bromine in an organic solvent to give X, a bromo derivative। ठीक है, including geraniol ethanoate, how many cis trans isomers? Guys, cis trans isomerism is double bonded carbon atom से निकलेगा। ठीक है, this will give you cis trans। लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं सर व्हाट अबाउट दिस वन, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो मेरा आंसर ये है कि can't give cis trans because ये दोनों सिमिलर ग्रुप्स हैं, because of similar CH3 groups। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर मैं इसको ब्रोमीन से रिएक्शन करवा लूं तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा।
पहले मैं स्ट्रक्चर लिख लूं। आई होप यही हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। अब देखिए यहां से एक पाई बॉन्ड खत्म होगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगी। यहां से भी एक पाई बॉन्ड खत्म होगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये एक्स आ गया मेरे पास। वो कह रहे हैं हाउ मेनी सिस ट्रांस आर देयर ऑफ जुरेनियल इथेनोएट। तो बेटा सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, तो 2 टू द पावर 1 लगाएंगे अगर आप इसमें, तो 2 सिस ट्रांस बन जाएंगे। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर इन। तो भाई कायरल सेंटर जो है वो एक तो ये रहा आपके पास, दूसरा ये रहा आपके पास, तीसरा ये रहा आपके पास। ये तीनों कायरल सेंटर्स हैं। इस पे स्टेरिक लगा देते हैं। सो 3 कायरल सेंटर्स हैं और 2 सिस ट्रांस आइसोमर हैं। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा आपके पास? ए। (31) X is a particle with 18 electrons and 20 neutrons, which could be the symbol of X. तो obviously बेटा 18 electrons, तो आर्गन में 18 electrons होंगे, तो ये ठीक हो गया। ठीक है, कैल्शियम में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे क्योंकि 2+ चार्ज है। इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि +1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो तीनों में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 20 न्यूट्रॉन्स, 38 माइनस 18 इज 20 न्यूट्रॉन, 40 माइनस 20 इज 20 न्यूट्रॉन, 39 माइनस 19 इज 20 न्यूट्रॉन। तो तीनों में है, तो तीनों में अगर है तो तीनों का मतलब ए इज द राइट आंसर। What are the basic assumptions of kinetic theory as applied to an ideal gas? Gas particles are in continuous random motion. That's right. Gas particle experiences no intermolecular forces. That's also right. मैंने लिखा है there is no attractive and repulsive forces. तो वो यही बात कह रहा है। The volume of each gas particle is 0. That's also right because मैंने कहा था the volume of gas is negligible as compared to the total volume of the container. So right answer is A because all of them are correct. Bromine reacts with water, ये इक्वेशन है। Which oxidation state of bromine are present in equilibrium state? आप जानते हैं यहाँ पर ब्रोमीन अगर H+1 है तो ब्रोमीन -1 होगा। यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो +1 होगा क्योंकि OH is going to be -1 और यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो ब्रोमीन जो है वो एक्चुअली 0 भी है। ठीक है, और ब्रोमीन यहाँ पर -1 भी है, तो 2 भी ठीक है और 3 भी ठीक है। इसका मतलब C is going to be the right answer. उसके बाद 34, a little water is added to each of the following compounds and the mixture warm. For which compound with an acidic gas be evolved? Aluminum chloride. That's right. मैंने आपको बताया था कि जब एल्यूमिनियम क्लोराइड, इक्वेशन लिखवाई हुई है इनफैक्ट, जब एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है या हाइड्रोलाइज होता है, हाइड्रोलाइज होकर ये बना लेता है HCl which is an acidic gas and aluminum hydroxide. तो इसका मतलब ये ठीक है इक्वेशन। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, दैट्स आल्सो राइट। मैंने लिखा है कि जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये कन्वर्ट हो जाता है SiO2 में N4 HCl में। तो यहाँ से भी HCl बन रहा है, एसिडिक गैस बन रही है, ये भी ठीक है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज आल्सो करेक्ट। हमने इक्वेशन बनवाई थी आपको कि अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये हो जाएगा H3PO4 प्लस 5HCl। ठीक है, तो ये भी HCl बना रहा है, ये भी ठीक है, तो A is the right answer. The element astatine is below iodine in group 17 of the periodic table. Which statement concerning astatine are likely to be correct? It is a dark color solid at room temperature. बिल्कुल ठीक बात है, अगर आयोडीन सॉलिड है तो एस्टेटिन भी सॉलिड होगा। More powerful oxidizing agent? No. इसलिए क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। इसका मतलब एस्टेटिन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। 1 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ 1 का कॉम्बिनेशन है, which is why D is the
राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन वन ब्रोमो विद वन ब्रोमो ब्यूटेन। आप जानते हैं ये अल्काइल हैलाइड है, एंड अल्काइल हैलाइड अंडरगोज एलिमिनेशन, अल्काइल हैलाइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस विद NaOH एंड विद कोल्ड वाटर, और क्योंकि इसमें ब्यूटेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है, तो इट अंडरगोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एज वेल। तो राइट आंसर इज ए, क्योंकि तीनों पॉसिबल है। हाइड्रोकार्बन चेन की वजह से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगी। द इक्वेशन शोज अ गैस फेज रिएक्शन, ठीक है, एक मॉलिक्यूल से दो बने हैं, इसका मतलब फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। द डायग्राम शोज द बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ x at temperature T in the absence of a catalyst. The line EA indicates the activation energy. Okay. Which diagram correctly shows the effect of the following changes made separately and independently adding a catalyst? तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ थी तो अब एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर आ गई, ठीक है। That's right, एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है, तो ये अगर एक्टिवेशन एनर्जी आए तो फिर डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ जाएगी, ये बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ x, प्रेशर हैज नथिंग टू डू, एक्टिवेशन एनर्जी विल रिमेन सेम, यानी इसी लाइन के ऊपर रहेगी, चेंज नहीं होगी। सही, तो ये भी सही है, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी नेवर सेम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन सेम, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। सही, और जाहिर सी बात है आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो मोर molecules have energy greater than activation energy, and the second thing is peak decreases curve shift to maximum right hand side. So ये हाई टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाई टेम्परेचर पे तो पीक डिक्रीज होनी चाहिए और डिक्रीज ही नहीं हुई, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो ये डिक्रीज होना चाहिए था, नहीं हो रहा, इसका मतलब पहला और दूसरा ठीक है, विच इज वाई बी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सीन, which structure could be formed by the addition reaction with cyclohexene as the only reactant. Okay, just hold on a second, please. Thank you for your time. Okay, तो cyclohexene से कह रहे हैं which structure could be formed by the addition reaction with cyclohexene as the only reactant. Okay. मान लीजिए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड था, तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अगर यहाँ डबल बॉन्ड था तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सही है, आई मीन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड था तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड यहाँ था तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड अगर यहाँ था तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पहला वाला बन सकता है, ठीक है, सेकंड वाला भी बन सकता है। कैसे, देखिए हम इस तरह से दिखा सकते हैं आपको, इसमें अरेंजमेंट करनी पड़ेगी आपको। ये है आपके पास, ठीक है, फिर एक ये भी आ जाएगा आपके पास, राइट, और एक ये भी है आपके पास, और एक ये भी है आपके पास, ठीक है। सो देखो
ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो ये आ जाएगा, फिर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो ये आ जाएगा। सही है बेटे? फिर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो ये आ जाएगा बेटा। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। और फिर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो ये यहाँ आ जाएगा। सो मैं अगर इसको बनाकर दिखाना चाहूं तो ये इस तरह से बनेगा फाइनली। अगर मैं इसको फाइनल दिखाऊं, बिल्कुल फाइनल फाइनल, ये आया, ठीक है। फिर उसके बाद इससे ये बेंजीन रिंग अटैच हुई, आई मीन ये रिंग अटैच हुआ। फिर उसके बाद इससे ये वाली रिंग अटैच हुई, ठीक है, और ये कंटिन्यू हो। और जाहिर सी बात है अगर इससे है तो ये भी कंटिन्यू हो रहा होगा फिर आगे, ठीक है। थर्ड वाला नहीं बन सकता, अरेंजमेंट हो ही नहीं सकती। ये चेन ये रिंग ही नहीं है हमारे पास, ये सेक्शन ही नहीं है हमारे पास, इट इज नॉट गिवन। साइक्लोहेक्सीन से ये मिल ही नहीं सकता मुझे, ठीक है। तो राइट आंसर इज बेटा ब्रावो बी। 39. Several steps are involved in the synthesis of 2-hydroxypropanoic acid from ethanol. Which statement concerning this synthesis are correct? The chain length can be increases during a step involving reaction between HCN and aldehyde. That's right. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन HCN से क्या होगा, कार्बन एटम स्टेप अप रिएक्शन हो जाएगा। The carboxyl group made by the hydrolysis of nitrile by boiling with NaOH and then acidifying. That's also right. जब आप CN को नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो CWH में कन्वर्ट होगा, और उसको एसिडिफाई करेंगे तो CWH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कह रहे हैं वो, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से वो ये कह रहे हैं कि जब आप HCN से करवाएंगे तो वो ये बनेगा, यानी एक कार्बन एटम इंक्रीज हो गई तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन हैं और यहाँ 3 हो गई हैं टोटल। सेकंड स्टेटमेंट में वो ये कह रहे हैं CH3 CH OH CN, वो कह रहे हैं भाई अगर NaOH के साथ ट्रीट करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CHOH, और CN वाटर की वजह से हाइड्रोलाइज होकर कन्वर्ट होगा CWH, एंड सिंस मीडियम इज अल्कलाइन तो इट विल टर्न टू सॉल्ट। फिर वो कह रहा है कि हम उसको एसिडिफाई कर रहे हैं, यानी H+ साइन से ट्रीट करवा रहे हैं तो इट विल टर्न टू CWH। ठीक है, तो ये दूसरा वाला भी ठीक हो गया। थर्ड वाला देखिए, ethanol should be first oxidized by heating under reflux with an acidified potassium dichromate 6। अगर मैं heating under reflux को ethanol से रिएक्शन करवाऊं, ऑब्वियसली पोटेशियम डाइक्रोमेट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हीट अंडर रिफ्लक्स से 2 स्टेप ऑक्सीडेशन होगी, इट विल टर्न टू इथेनोइक एसिड। जब इथेनोइक एसिड बनेगा तो ये तो नहीं बनाएगा, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 40, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एडिशन पॉलीमर X, ठीक है, विच रिएजेंट रिएक्ट विद पॉलीमर X। बेटा आपके पास एस्टर है तो इसका मतलब एस्टर की एसिड हाइड्रोलिसिस भी हो जाती है, एस्टर की एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी हो जाती है, तो 1 भी ठीक है 2 भी ठीक है। तो राइट आंसर इज बी। यहाँ लिख देते हैं एस्टर undergoes hydrolysis both with acid and alkaline medium. All right, thank you very much guys। मीनिंग कहने का मतलब ये कि फर्स्ट और सही है, ये रिएक्शन नहीं करेगा एस्टर से।